Hi everyone and welcome to all of you to your own channel Literature Pulse with your tutor Sohana Deem. So today we are going to cover the poem Songs of Myself by Walt Whitman. Before going to the poem, let's discuss about some fact and figures about it. So let's get start. वॉल्ट विटमैन जो थे एक अमेरिकन पोइट थे, एसियस्ट थे और जर्नलिस्ट थे. यहाँ पे जर्नलिस्ट के स्पेलिंग्स गलत है, यू कैन करेक्ट इट. ओके, वॉल्ट विटमैन जैसे मैंने बताया अमेरिकन पोइट थे. उनकी जो पोइम थी वो उस डेमोक्रेसी के ऊपर थी. डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स उनकी पोइम्स के अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर नज़र आते हैं. एक एपिक पोइम थी 1855 में लीव ऑफ ग्रास में जो थी ये पब्लिश हुई थी. इस कलेक्शन के उन्होंने पहले खुद पब्लिश करवाया था पैसे देकर, बाद में ये बहुत पॉपुलर हो गई थी. इस पोइम के 52 सेक्शन है, बहुत बड़ी पोइम है. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जो था वो यूट्यूब पे अवेलेबल था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थर्ड सेक्शन से स्टार्ट करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. पोइम का स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लीजिए. 52 सेक्शंस थे जो कि इरेगुलर वे में जो थे मतलब उसने लिखे हैं, कोई अरेंज नहीं है ये सारे सेक्शंस. ठीक है, इसके बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये लेंथी पोइम है. इसमें कोई राइम स्कीम और मीटर जो है फॉलो नहीं किया गया. पोइटिक टेक्निक्स यूज़ किया यूनिटी दिखाने के लिए, जैसे फ्री वर्स हो गया, लॉन्ग लाइंस हो गई, लिस्ट, अफॉर्मर, एनाफोरा, ये सारा कुछ, और इंजाममेंट. सो टेक्स्ट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, तो चलिए टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. I have heard what the talkers were talking, the talk of the beginning and the end, but I do not talk of the beginning or the end. मैंने सुना है कि जो टॉकर्स हैं, जो बात करने वाले हैं, वो क्या बात करते हैं, यानी लोगों के बारे में बता रहे हैं. दे टॉक अबाउट द बिगनिंग एंड द एंड, वो इब्तदा और इंतहा की बात करते हैं. बट आई डू नॉट टॉक, लेकिन मैं बात नहीं करता इब्तदा की या इंतहा की. सो सिम्बॉलिकली जो है वो हमें विटमैन जो है हमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट व्हाट द ऑल टॉकर्स सेड. और वो टॉकर्स कौन से हैं? वेदर फिलोसफर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, पंडित्स हो सकते हैं और प्रीचर्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑलवेज जो कि हमेशा टॉक अबाउट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द लाइफ, बर्थ एंड डेथ्स, एंड हाउ ऑल द लाइफ शुड बी कैटेगराइज्ड एंड पार्टीशन इनटू सेपरेट एंड एक्सक्लूसिव एरियाज. ये सारी बातें कौन करते हैं? हमारे साथ टॉकर्स, जो बहुत बातें करते हैं, काम कम और बातें ज़्यादा करते हैं और हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेकिन जो हमारे पोइट हैं वो अपने आप को बिल्कुल मुख्तलिक जो है इस इन टॉकर से करते हैं. वो कहते हैं मैं एक टॉकर नहीं हूँ. ठीक है, इन तरह का टॉकर नहीं हूँ जो लाइफ को जो है वो सेपरेट करते हैं. उनकी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकल जाती है कि इब्तदा और इंतहा क्या थी, बिगनिंग और एंड तक एक ही उनका रोना धोना होता है. तो सिंपल इन लाइन्स का ये मतलब है. द नेक्स्ट इज There was never any more inception than there is now, nor any more youth or age than there is now, and there will never be a more perfection than there is now, nor any more heaven or hell than there is now. इंसेप्शन का मतलब होता है जी आगाज़, किसी भी चीज़ की शुरुआत. ठीक है, देयर वाज नेवर एनी मोर इंसेप्शन देन देयर इज़ नाउ. कहते हैं पोइट इन लाइंस में कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो आगाज़ है ना, जो अभी है ना आगाज़, जैसे अभी मैं जी रहा हूँ, जो भी अभी मैं लाइफ अपनी स्पेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का आगाज़ है. कोई पंडित, कोई प्रीचर, कोई पॉलिटिक्स जो है, कोई फ़िलोसफर जो है, वो नहीं मुझे बताएगा कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे है. और जो अभी मेरे पास टाइम है उससे ज़्यादा कोई और ऐसा टाइम नहीं है कि जो मुझे आकर बताए. ठीक है, नोर एनी मोर यूथ और एज, और कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आपको जो जवान कर देगा या आपकी एज के बारे में आपको बताएगा. अभी तक कोई भी नहीं है. जो आप जी रहे हैं वही असल में आपकी वही लाइफ है. एंड विल नेवर बी एनी मोर परफेक्शन, और कभी भी आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा परफेक्शन नहीं आएगी जितनी आपकी है. मतलब जो आप है, हाँ ठीक है, आप बहुत कुछ करके आगे जा सकते हैं, लेकिन इस लाइन्स में पोइट का बहुत एक डीप मैसेज है. नोर एनी मोर हेवन और हेल देन देयर इज़ नाउ. और दुनिया में भी जो हो रहा है, जो हेवन है, जो हेल है, मतलब अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे तो दोज़ख मिलेगी. इससे ज़्यादा कुछ कोई और सीन ऐसा नहीं है. यही वो सारा कुछ बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो हो चुका है. ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्या ज़िंदगी मिलेगी. जो लोग गरीब हैं, कुछ पंडित, उनको कुछ प्रीचर्स हैं, वो खुद से उनको कुछ दे देते हैं लॉकेट्स वगैरह, आप ये पहने जी आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, तो वो उन चीज़ों से उनको मना करता है. वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मत कीजिए. जो आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है, आपने जो करना है आपने खुद करना है. इससे ज़्यादा परफेक्शन, इससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हेवन हेल एग्जाम्पल्स देता है कि उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी जवानी फिर से, मतलब एक दफ़ा आप जवान है तो अभी आपका टाइम है, जो आप जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये आपका असल टाइम है. इसके अलावा कोई भी और चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी. वो कहते हैं हम जो हैं मतलब हैं,
इससे ज़्यादा परफेक्शन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपना मज़हब चेंज कर लें तो ये हो जाएगा, आप पॉलिटिक्स में आ जाए तो ये हो जाएगा, ये सारा कुछ भी नहीं हमें चाहिए। आप जो है इससे ज़्यादा परफेक्शन, इससे ज़्यादा ट्रू, इससे ज़्यादा इंसेप्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ urge and urge and urge, always the procreant urge of the world, out of the dimness opposite equals advance, always substance and increase, always sex, always a net of identity, always distinctions, always breed of life. अब इन लाइंस में अर्ज का मतलब होता है आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई ख्वाहिश, किसी किस्म की भी कोई विश जो आप इस दुनिया में रहते हुए जो है अपने दिल में सोच लेते हैं, या हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम ऐसे होना चाहिए। यानी हमेशा इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, ठीक है। आउट ऑफ द डार्कनेस ऑपोजिट इक्वल एडवांस। डिमनेस का मतलब होता है मध्यमपन, लाइट का ज़्यादा ना होना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मध्यमपन की बजाय जो है, कम ख्वाहिशात रखने की बजाय आप ऑपोजिट इक्वल एडवांस करें, मतलब कि ज़्यादा आपकी ख्वाहिशें बढ़ी हैं। ऑलवेज सब्सटेंस एंड इंक्रीज़, और कभी भी कोई सब्सटेंस है तो हमेशा आपके यही लालच रहा है, मतलब किसका, हम सब का लालच रहा है कि ये बढ़ जाए। ऑलवेज सेक्स, मतलब जिनके बारे में, सेक्स के बारे में जो हम लोग सोचते रहते हैं। ऑलवेज अ नीड ऑफ आइडेंटिटी, एक जो हमारी शनाख्त है, एक आइडेंटिटी है, उसकी गिरा जो है। ऑलवेज डिस्टिंक्शन, हमेशा हम उसमें फ़र्क करते रहते हैं, इसका ये मज़हब है, इसका ये मज़हब है। ऑलवेज अ ब्रीड ऑफ लाइफ, सब की सब ज़िंदगी की एक नस्ल है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन फिर भी हम इन सब में जो है फ़र्क करते रहते हैं, पॉलिटिक्स की बात मान के, टॉकर्स की बात मान के, और क्या है, हम लोग इनमें डिफरेंस करते रहते हैं, और अपनी ख्वाहिशात को हम लोग बढ़ाते रहते हैं सिर्फ इस दुनिया के लिए, और दुनिया के इस मध्यमपन के लिए जिसने एक दिन मध्यम हो जाना है, ठीक है। और अपने रिश्ते जो हैं, आइडेंटिटी के रिश्ते हैं, उनको भूल के हमेशा हम लालच करते हैं, ठीक है। इंक्रीज सब्सटेंस हो जाए इसके बारे में, और अपनी नस्ल को बढ़ाने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, इसके अलावा हमारी दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। इन सिंपल वर्ड्स वो ये कहने की कोशिश करें कि इस दुनिया में सिर्फ हम लोग ख्वाहिशें लेकर आते हैं, ठीक है। ख्वाहिश क्या होती है, हमारा कोई भी चीज़ का ज़्यादा बढ़ जाना, हमारे बिज़नेस का बढ़ जाना, सब्सटेंस का बढ़ जाना, हमारी शनाख्त बनना, हमारा सोसाइटी में एक नाम पैदा होना, हमारी नस्ल बढ़ना, ये सब कुछ क्या है, ये सारी ख्वाहिशात ही तो है जो हमें लालच की तरफ लेके जाती है। तो कहते हैं ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो एक के बाद एक हमारी बढ़ती जाती है, ख्वाहिशें जो है हमारी बढ़ती जाती है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो है एक मध्यमपन है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। द नेक्स्ट इज़ to elaborate is no avail, learned and unlearned. Feel that it is so, sure as the most certain sure. Plump in the uprights, well entretied, braced in the beams, stout as a horse, affectionate, haughty, electrical, I and this mystery, here we stand. जी, तो यहाँ पे अवेल का मतलब है हेल्प करना, प्लम का मतलब है स्टे डाउन, अपराइट्स का मतलब है ऑनेस्ट, और इंट्रोटाइड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल को जो इकट्ठे आपस में मिलाते हैं वो। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेस्ड, ब्रेस्ड का मतलब होता है एक गेट रेडी, टू गेट रेडी, ठीक है। बीम्स का मतलब होता है लॉन्ग थिक पीस ऑफ बीम्स, और स्टाउट जो है ये राउंड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग थिक कोई चीज़ होती है। अफेक्शनेट जो होती है वो टेंडरनेस होती है किसी भी चीज़ की। हॉटी का मतलब एरोगेंट होता है, और इलेक्ट्रिकल जैसे आप सबको पता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पावर। सो ये इन सिंपल लाइंस में जो पोइट है हमारे विटमैन, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है एलैबोरेट करने का, कोई फ़ायदा नहीं है, नो अवेल, कोई फ़ायदा नहीं है, सीखा या ना सीखा एक जैसे ही फील होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि गैर यकीनी बात तो ये है कि आप ऑनेस्ट रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ऑनेस्ट रहें, जैसा भी है हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। और ये जो लाइफ है ना, वो कह रही है इस तरह है कि जिस तरह छोटे छोटे जो बीम्स हैं वो एक ब्रेसलेट की तरह जुड़े हुए हैं, वो घोड़े की तरह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, राउंड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उसके अंदर टेंडरनेस है, वो एरोगेंट है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। और मैं और मेरी रूह, मिस्ट्री का मतलब यहाँ पे होता है मेरी सोल, मैं और मेरी रूह जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। और हम लोग वी यहाँ पे स्टार्ट, वी मतलब उसने यूज़ किया, तो वी का मतलब वो और उसकी रूह, और मिस्ट्री का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब वो ये सारी बातें लाइफ की तरफ से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लाइफ को जो है एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह ये फ़िलासफ़र्स, टॉकर्स, हमारे
पंडित्स, हमारे प्रीचर्स हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो कहता है इस तरह की ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं वो हैं। आज जो है वो बहुत बेहतर है। आज की जो औरत है वो पास्ट और फ्यूचर की औरत से बहुत बेहतर है, क्योंकि आज प्रेजेंट है, जो आपका प्रेजेंट है वही आपका सच है, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आपको लाइफ को एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान भी लेते हैं या कुछ भी नहीं जानते तो एक जैसे ही फील होता है, फिर भी आपको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। और सबसे गैर यकीनी बात ये है कि ये जो लाइफ होती है ये बहुत ही एक तरह से वर्टिकल और हॉरिजेंटल, यानी अप एंड डाउन्स जो लाइफ के होते हैं, लाइफ हमेशा वो है। उसका सच हकीकत ये है कि ये अप एंड डाउन्स पे बनी होती है, कि एक बीम्स की तरह, एक डोरी में है, घोड़े की तरह है। उसने कुछ लाइफ के जो है वो एट्रीब्यूट्स बताई हैं। अफेक्शनेट, थोड़ी टेंडरनेस है, थोड़ी एरोगेंट है, थोड़ी इलेक्ट्रिकल की तरह है। और फिर मैं और मेरी रूह जो है इस सारी मिस्ट्री को, यानी इस सारी लाइफ को जो है वो यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर लाइफ है क्या। द नेक्स्ट इज़ clear and sweet is my soul, and clear and sweet is all that is not my soul. Lack one lacks both, and the unseen is proved by the seen, till that becomes unseen and receives proof in it turns. अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। अब इन लाइंस में जो है वो पोइट बहुत ही मतलब एक प्यारी सी इमेज क्रिएट करते हैं, और वो कहते हैं ख़ुद के बारे में बता रहा है कि कहते हैं मेरी सोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और स्वीट है, मीठी है। और जो स्वीट और मीठी है वो ज़रूरी नहीं है बाकी सब की भी, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो साफ़ और मीठी मेरी सोल में नहीं है, लेकिन मेरी जो सोल है वो साफ़ और मीठी है। एक के अंदर कमी मतलब दोनों के अंदर कमी, जो मेरे जिस्म के अंदर कमी है समझो मेरी रूह के अंदर भी कमी है। और ओवरऑल मतलब वो इन लाइंस में कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी सोल के बारे में बता रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं, यानी वो यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि अगर आपके जिस्म में कमी है तो आपकी रूह में भी कमी है। और आगे अनसीन इज प्रूव्ड बाय द सीन, वो लाइफ ऑफ साइकिल के बारे में बात करता है। वो कहते हैं कि ये लाइफ ऑफ साइकिल है, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, किसी ने जो है हमारा पास जाकर इतना हिस्ट्री इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या है उसका असर आज के दिन पर नहीं होना चाहिए। आज जो प्रेजेंट है वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक अवेल आप उसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये लाइफ ऑफ साइकिल क्या है कि पुराने लोग जाते हैं तो ही नए लोग आते हैं, और जब नए लोग आते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़, नया माहौल, सारा कुछ न्यू होता है, ठीक है। उनकी एक अपनी लाइफ होती है जिसके अंदर उनके पास कुछ स्वीटनेस होती है, कुछ क्लियरनेस होती है और कुछ नहीं होती। दुनिया की चकाचौंध में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें वापस भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें इन सारी लाइंस में कह रहा है। और ये कि ये जो अनसिन लोग हैं जो गुजर चुके हैं, पास्ट है, उनकी जगह पे वो एक प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जगह पे सीन लोग आ चुके हैं जो हाँ जिनको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग चले गए वो अनसीन लोग हैं, और ये एक लाइफ ऑफ साइकिल है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। Now, very simple lines showing the best and dividing it from the worst age, vexes age, knowing the perfect fitness and equanimity of things while they discuss. I am silent, go bath and admire myself. इन लाइन्स में अब पोइट कह रहे हैं कि जो टॉकर्स हैं वो क्या कर रही है कि बड़ी ही पुरानी एज से, मतलब कि पिछली सदियों से लेकर अब तक, स्टिल अब तक जो है या फ्यूचर के लिए भी उन्होंने क्या किया है, लोगों को जो है अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, कास्ट में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी है लोगों को कि कास्ट सिस्टम के अलावा वो कहीं बाहर निकल के सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और फिर वो कहता है कि लेकिन मेरे लिए जो है इक्वानिमिटी का मतलब होता है कामनेस, चीज़ों की गुडनेस जो होती है। कहता है लेकिन मेरे लिए जो सबसे परफेक्ट चीज़ है वो एक फिटनेस है और दूसरा गुडनेस ऑफ थिंग्स है। बाकी जो टॉकर्स हैं वो फजूल बात कर रही होती है और मैं चुप रहता हूँ, मैं नहाता हूँ और अपने आप की तारीफ़ करता हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ। इस वाले में अपना कंक्लूजन वो दे रहा है, अपना जो है वो आइडिया दे रहा है, पर्सपेक्टिव दे रहा है। क्या दे रहा है कि ये जो हमारे टॉकर्स हैं, फ़िलोसफर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने लोगों को मज़हब के लिहाज से, कास्ट सिस्टम के लिहाज से डिफरेंट कर दिया। लोगों के कबीलों को जो है ट्राइब्स को उन्होंने ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया। और लेकिन नीचे वो ये कह रहा है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो है वो फिटनेस है और गुडनेस ऑफ थिंग्स है, ठीक है। वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो मैं खामोश रहता हूँ, मैं जाता हूँ, नहाता हूँ और अपने आप की तारीफ़ करता हूँ कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इन फजूल लोगों के पास नहीं है। द नेक्स्ट इज़ welcome is every organ and attribute of me, and any man hearty and clean, not an inch nor a particle of an inch is vile, and none shall be less familiar than the rest. अब इन लाइंस में बहुत ही अच्छा उसने मैसेज दिया है, एक तरह से अपने खुदा से, अपने रब से उसने मेल मिलाप के बारे में बताया। वो कहते हैं कि जब जो हर इंसान को करना चाहिए, एग्जैक्टली उसने ये बताया। कहते हैं जब मैं अपने सारे ऑर्गन्स को देखता हूँ
अपनी बॉडी के किसी भी फ्लैश वाले पार्ट को देखता हूँ कितना फ्लैशी है, कितना फ्रेश है, कितना कोई भी ऑर्गन देखता हूँ तो मैं कितना मुकम्मल हूँ, कितना क्लीन हूँ। तो मैं उन सारी एट्रीब्यूट, सारी खसूसियात, सारे अपने ऑर्गन्स को वेलकम करता हूँ। मैं इस चीज़ को जॉय करता हूँ, relish करता हूँ, खुशी मनाता हूँ और अपने रब का जो है शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और कोई भी इंसान जो हार्टी और क्लीन है और जिसने दुनिया की आसाइशें जो हैं वो ख़त्म करके और अपना दिल अपने रब से लगा लिया है, तो 1 इंच के बराबर भी जो है उसका जो दिल है वो बुरा नहीं हो सकता, ठीक है? शेमफुल नहीं हो सकता, डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो वाइल का मतलब होता है वो अनप्लेज़ेंट होता है कि वो 1% भी मेरा पार्टिकल या उस इंसान का पार्टिकल 1% का 1 इंच भी जो है वो अनप्लेज़ेंट नहीं हो सकता, बल्कि हम शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपने सारे ऑर्गन्स का जो है वो वेलकम करता हूँ। और कोई भी जो इंसान है वो जो अपनी एट्रीब्यूट्स को वेलकम करता है या खुश है या अपने रब के साथ ताल्लुक़ बना चुका है, उसकी तरफ आ चुका है, वो लेस फ़ेमिलियर नहीं है उन लोगों के बारे में जो बहुत फ़ेमस है, जो बहुत अमीर हैं, जो रेस्ट कर रहे हैं। वो बहुत उनकी तरह कोई भी इंसान जो है इंडिविजुअलिज़्म का इधर थीम आ जाता है। कोई भी जो इंसान है वो जो है उसकी कोई भी लेस इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि वो इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना दूसरे सारे इंसान इम्पोर्टेंट है। तो ये सिंपल सी लाइन्स थी, इसमें ज़्यादा डीप जो है उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज कि अपने रब से ताल्लुक़ का उसने ज़िक्र किया। नेक्स्ट है जी, I'm satisfied. I see, dance, laugh, sing as the hugging and loving bedfellow sleeps at my side through the night and withdraw the peep of the day with stately tread, leaving me baskets covered with white towels, swellings the house with their plenty. अब यहाँ पे भी क्या है, वो कहता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं हंसता हूँ। और यहाँ पर वो एक जो है वो सेक्सुअल जो है सीन को क्रिएट करता है। वो कहता है एज द हगिंग द लिविंग बेड फेलोज़, और बेड फेलोज़ जो हैं स्लीप एट माई साइड थ्रू द नाइट। और वो कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्लीपिंग लव बेड फेलो की तरह रात को मेरे साथ सोती है, ठीक है? और रात के अंधेरे में सुबह होने से पहले चुपके से जो है वो मेरे रूम से चली जाती है, लेकिन पीछे पीछे क्या छोड़ जाती है जी? एक बास्केट कवर्ड विद वाइट टॉवल्स से जो कवर्ड बास्केट है वो छोड़ जाती है। स्वेलिंग्स द हाउस विद देयर प्लेंटी, जो पूरे घर में खुशबू, जो उसकी जो खुशबू है वो फैल जाती है। क्या यहाँ पे चीज़ कर रहा है वो? यहाँ पे जो है अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। वो कहता है कि उसका जो रब है वो रात के वक्त जो है एक बेड फेलो की तरह उसके साथ सोता है रात को, और सुबह के वक्त दिन की रोशनी निकलने से पहले जो है वो चुपके से वहाँ से चला जाता है। और पीछे क्या छोड़ जाता है जी? एक बास्केट कवर विद वाइट टॉवल्स, और उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। अब वो वाइट टॉवल्स क्या है, यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है। वो वाइट जो टॉवल्स हैं वो ब्लेसिंग्स हैं। आपको पता है वाइट जो प्योरिटी को शो करता है, वाइट टॉवल्स जो है वो ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो अवेल करना चाहता है। यानी वो अपने रब के इतने करीब हो गया, वो कहता है कि उसकी एग्जिस्टेंस को मैं रात को अपने साथ महसूस करता हूँ। और सुबह जब होती है तो सुबह को उसने टाइम इसलिए कि सुबह रात गई बात गई, और सुबह जब सुबह होती है तो हमें बहुत सारी उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती है कि हम कुछ नया कर सकते हैं कुछ नए दिन में, ठीक है? तो वो ये चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि जब रात को मैं दुआ करके अपने खुदा की एग्जिस्टेंस, अपने रब की एग्जिस्टेंस अपने इर्द गिर्द महसूस करता हूँ, और सुबह वो एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है? मैं अपनी दुनियावी चीज़ों में फिर से बिज़ी हो जाता हूँ, लेकिन वो एक वाइट टॉवल्स की बास्केट छोड़ जाता है। इसका मतलब होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़, वो अवेलनेस, सारा कुछ वो जो है मुझे देता है, और मेरे पास वो सारा कुछ छोड़ जाता है, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो घर है वो चहक महक से दमकता है। द नेक्स्ट इज़, shall I postpone my exceptions and realization and scream at my eyes that they turn from gazing after and down the road, and forthwith cipher and show me to ascend exactly the value of one and exactly the value of two, and which is ahead. एक्सेप्टेशंस का यहाँ पे मतलब होता है कबूल करना, गेजिंग का मतलब होता है स्टेयर करना, डाउन द रोड जो है इसका मतलब होता है इन द फ्यूचर कोई बात करना। साइफर का मतलब होता है जी यहाँ पे कोई कोड, कोई सीक्रेट वर्डिंग जिसमें आप लोग बात करते हैं, ठीक है? तो ये थे आज के मीनिंग। अब ये लास्ट लाइन्स है, ठीक है? आज के पार्ट की सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के थर्ड पार्ट की लास्ट लाइन्स जो है, इसमें वो अब हमसे पूछ रहा है, रीडर से पूछ रहा है। वो कहता है कि शैल आई पोस्टपोन माई एक्सेप्टेशंस एंड रियलाइजेशन
एंड स्क्रीम एट माई आइज़। कहते हैं बस मैं अपनी आंखों में रोता रहूँ और मैं पोस्टपोन कर दूँ जो मेरा खुदा मेरे रब ताला जो है वो मुझे एक्सेप्शंस दे रहा है, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, मुझे जो एहसास हुआ है क्या मैं वो छोड़ दूँ सारा कुछ और मैं अपनी आंखों में बस रोता रहूँ। दैट दे टर्न फ्रॉम गेजिंग आफ्टर एंड डाउन द रोड। कहते रहो मैं बस उन्हें घूरता रहूँ जब तक कि मेरा फ्यूचर नहीं आ जाता और फ्यूचर में वो मेरे से दूर चल जाएंगे, मैं बस उनको घूरता रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमसे वो पूछ रहा है, कहते हैं इमीडिएटली जो है एक सीक्रेट कोड वर्ड है जिसने मुझे एक सेंट दिया है, ठीक है, और एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ 1 एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ 2, और उसकी 1 सेंट की भी वैल्यू वही है, 2 की भी वही है। यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम लोग अपनी आंखें बंद कर लें, सॉरी वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। रीडर से पूछा है कि मुझे जितनी भी एक्सेप्टेशंस मिल रही है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्या मैं उनको अवेल ना करूँ। जी नहीं, मैं उनको अवेल करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में जो है मैं सीक्रेट कोड वर्ड में शायद खुदा ने जो है मेरे से बात की है और इमीडिएटली जो है अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब हमें हमारे रब ताला जो है हमें नेमतों और बरकतों से नवाजता है तो हमें वो अवेल कर लेनी चाहिए, ठीक है। वी शुड एम्ब्रेस द गॉड गिफ्ट्स। तो ओवरऑल जो है इस पूरी पोइम में, इस पूरे पार्ट में जो उसने क्या पैगाम दिया, उसने ये मैसेज दिया कि अगर एक इंडिविजुअल बंदा जो है सब टॉकर्स की बात छोड़ के, दूसरों के पीछे लगना छोड़ कर खुद की ज़ात को देखे, अपने रब से बातें करे, देखे, तो अपने रब को ना सिर्फ जल्दी पा लेगा, उसकी ब्लेसिंग्स पा लेगा, बल्कि अपनी ज़ात की जो एक पावर है, जो एक उसकी आइडेंटिटी है, उसको भी वो कर लेगा। और इस सिलसिले में क्या होगा, हम ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे, हम लोग शुक्रिया अदा करना जान लेंगे कि किस तरह अपने रब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। उसने जिसने हमें खूबसूरत जिस्म दिया, जान दी, रूह दी, खूबसूरत चेहरा, हाथ और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो रोज़ हमें देता है, ठीक है। तो ये था जी आज का पार्ट 3। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।